पृथ्वी पर ऊष्मा या ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। यद्यपि पृथ्वी की चट्टानों से रेडियो सक्रिय पदार्थों के टूटने से भी कुछ ऊष्मा प्राप्त होती है, लेकिन उसकी भूमिका अपेक्षाकृत न्यून होती है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल की ओर से आती हुई सौर विकिरण के मार्ग में कोई बाधा की मौजूदगी न मानी जाए तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को 4 कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है सूर्य द्वारा ऊर्जा उत्पादन। सूर्य से बाहर निकलने वाली जो गर्म गैसें हैं, जिसे प्लाज्मा या सोलर विंड भी कहते हैं, वो पृथ्वी की ओर आती है और अपनी ऊष्मा लेके पृथ्वी पर वितरण करती हैं। पृथ्वी सूर्य के आंतरिक भाग से भी ऊष्मा उत्पन्न होती है नाभिकीय प्रक्रियाओं से, और जो दृश्य सौर विकिरण है यानी विजिबल जो दिखाई पड़ने वाला, वो सूर्य की अपेक्षाकृत अधिक शीतल बाहरी क्षेत्र से प्राप्त होती है। इस बाहरी क्षेत्र को सूर्य के फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य से मिलने वाली कुल ऊर्जा का एक बहुत छोटा हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। अगर सूर्य की किरणों के समक्ष धरातल के वायुमंडल के सबसे ऊपर के हिस्से पर समकोण पर आने वाली सौर विकिरणों की प्राप्ति की दर को देखें तो उसे सौर स्थिरांक कहा जाता है, सोलर कांस्टेंट, जिसका मान 1368 वाट प्रति वर्ग मीटर आंका गया है। सौर विकिरण का 8% पराबैंगनी तथा लघु तरंगों के रूप में मिलता है। 39% दृश्य प्रकाश के रूप में मिलता है, जिसकी वेवलेंथ 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर होती है, और 53% नियर इंफ्रारेड यानी कि दीर्घ तरंग बड़ी वेवलेंथ के रूप में प्राप्त होता है। सौर स्थिरांक सौर कलंकों की क्रियाशीलता के अनुसार 0.1% की परिवर्तनशीलता दिखा सकता है। ये सौर कलंक सूर्य के धरातल पर दिखाई पड़ने वाले ठंडे क्षेत्र होते हैं, और इन कलंकों की मात्रा में, संख्या में समय के अनुसार बदलाव आते हैं। इस चक्र की औसत अवधि 11 वर्ष होती है सौर कलंक की, लेकिन 22 वर्षीय, 37.2 वर्षीय या 80 से 90 वर्ष के चक्र भी देखे गए हैं। सौर कलंकों की अधिकता के वर्षों में पराबैंगनी विकिरण 20 गुना तक बढ़ जाती है। तो सौर कलंकों की अधिकतम और न्यूनतम क्रियाशीलता के वर्षों में वैश्विक शीतलन एवं वैश्विक ताप वृद्धि क्रमशः इन तरह के प्रभावों को उत्पन्न होते हुए देखा जाता है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी साल भर एक जैसी नहीं रहती है, क्योंकि सूर्य की अपनी परिक्रमा में पृथ्वी एक अंडाकार मार्ग लेती है, तो अलग अलग समय में पृथ्वी सूर्य के निकट या अधिक दूर पहुंचती रहती है। 3 जनवरी की अगर स्थिति देखें तो उस समय सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है, उसको उपसौर पेरिहिलियन दशा कहते हैं, जबकि 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होता है, जिसे अपसौर दशा कहा जाता है। तो जनवरी की स्थिति में पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण की मात्रा जुलाई की अपेक्षा 7% अधिक होती है। इसके फलस्वरूप जनवरी का प्रभावी धरातलीय तापमान जुलाई से 4 डिग्री अधिक सेंटीग्रेड अधिक रहना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध का शीतकाल दक्षिणी गोलार्ध के शीतकाल से गर्म होना चाहिए। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्मकाल उत्तरी गोलार्ध के ग्रीष्मकाल से अधिक गर्म होना चाहिए, क्योंकि 3 जनवरी को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल और उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होता है। परंतु
वास्तविकता में देखा जाता है कि वायुमंडलीय ऊष्मा का परिसंचरण और महाद्वीपीयता के प्रभाव इस वैश्विक प्रवृत्ति को काफ़ी हद तक ढक देते हैं और दोनों गोलार्धों में मौसम संबंधी जो उपरोक्त प्रारूप होना चाहिए वो उलट जाता है कि वायुमंडल में ऊष्मा यानी कि पवनों की गति, ऊष्मा का परिसंचरण और महाद्वीप के आंतरिक भाग समुद्र तट से कितनी दूर है उसको बोलते हैं महाद्वीपीयता प्रभाव। तो शीतकाल में ज़्यादा ठंडा तापमान, ग्रीष्मकाल में अधिक गर्म तापमान महाद्वीप के आंतरिक भागों में दिखाई पड़ता है। तो ये इन दो कारकों से ये उपरोक्त प्रभाव हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। फिर तीसरा कारक है सूर्य की ऊंचाई। सूर्य की ऊंचाई अर्थात धरातल पर आने वाली उसकी किरणों का कोण पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त सौर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है। सूर्य पृथ्वी के जितना निकट होगा यानी कि समकोण पर होगा, पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्र पर प्राप्त विकिरणों की सघनता उतनी अधिक तीव्र होगी, जबकि सूर्य जितना तिरछा होगा उसकी विकिरणों का मार्ग उतना अधिक लंबा हो जाएगा। सूर्य की विकिरण में स्थित ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक मोटाई के वायुमंडलीय परत में वितरित हो जाने के कारण तिरछे कोण पर स्थित सूर्य से प्राप्त ऊष्मा अपेक्षाकृत कम हो जाती है। जितना सूर्य समकोण पर होगा उतना निकट होगा और उतनी ऊष्मा उससे अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। सूर्य अगर हम जनवरी की स्थिति देखें तो जनवरी में पृथ्वी सूर्य की तुलना में सूर्य से 91.5 मिलियन मील या करीब 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है। इसको उपसौर दशा कहा जाता है। जबकि 4 जुलाई को पृथ्वी की सूर्य से दूरी 94.5 मिलियन मील यानी कि करीब 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। इस दशा को अपसौर दशा कहते हैं, यानी अपसौर माने दूर, उपसौर माने निकट। तो इन दोनों दशाओं में, उपसौर और अपसौर दशा में सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरणों की मात्रा अलग अलग हो जाती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली गर्मी या ऊष्मा को प्रभावित करने वाला एक कारक सूर्य की किरणें किस कोण पर मिलती है उस पर भी निर्भर करता है। ये पहली वाली जो किरणें हैं ये न्यून कोण पर मिल रही है और दूसरे वाली समकोण पर मिल रही। समकोण वाली विकिरणें अपेक्षाकृत छोटे वायुमंडल के मार्ग को पार करके आती हैं, तिरछी किरणें लंबे मार्ग को पार करके आती हैं। समकोण पर आने वाली विकिरणें अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर फैलती हैं, जबकि छोटे जो कम कोण पर आने वाली जो किरणें हैं उसकी वो किरणें ज़्यादा लंबे क्षेत्र पर फैलती हैं। तो जब सूर्य की किरणें समकोण पर आती हैं तो ज़्यादा तीव्र महसूस होती हैं, क्योंकि वो छोटे क्षेत्र पर फैलती है और उनका मार्ग की लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है। इसको पृथ्वी की तुलना में ग्लोब की तुलना के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। भूमध्य रेखा के ऊपर अगर सूर्य सीधा चमकता है तो सूर्य की दूरी अपेक्षाकृत कम होगी पृथ्वी से और पृथ्वी के अपेक्षाकृत कम क्षेत्र पर सूर्य की किरणें फैलेंगी। लेकिन बड़े अक्षांश पर यानी कि सूर्य की किरणें जब ज़्यादा तिरछी होंगी तो वो वायुमंडल के बड़ी अधिक लंबे मार्ग को पार करके आएंगी और वो पृथ्वी के धरातल पर ज़्यादा लंबे क्षेत्र पर फैलेंगी। इसलिए समकोण पर स्थित या सीधे सूर्य की जब स्थिति होगी, सीधा चमकेगा, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सीधा चमकता है सूर्य, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। तो क्रमशः कर्क और मकर रेखाओं पर
तो सूर्य से प्राप्त होने वाली गर्मी की सघनता अलग अलग हो जाएगी। चौथा कारक है दिन की अवधि। दिन की अवधि पृथ्वी के अलग अलग भाग में अलग अलग होती है। भूमध्य रेखा पर लगभग वर्ष भर 12 घंटे का दिन रहता है, जबकि ध्रुवों पर शीतकाल और ग्रीष्मकाल में 0 तथा 24 घंटे सौर विकिरण प्राप्त होते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में ग्रीष्म कालों में इसलिए 6 महीने लगातार दिन रहता है, शीतकाल में 6 महीने की रात होती है। इसलिए वहाँ ग्रीष्म काल में ही सारा सौर विकिरण प्राप्त होगा। भूमध्य रेखा पर 21 मार्च व 23 सितंबर यानी कि समान दिन रात के इक्विनॉक्स की स्थिति में अधिकतम विकिरण प्राप्त होगा, जबकि भूमध्य रेखा पर 21 जून और 22 दिसंबर, जिसे सोल्स्टाइस भी बोलते हैं, उसमें न्यूनतम विकिरण प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य अपेक्षाकृत कर्क या मकर रेखाओं पर इन दिनांक को मौजूद रहता है। सौर विकिरण की धरातल पर वास्तविक प्राप्ति के कारक अगर हम देखें तो वास्तविक प्राप्ति के कारक अलग अलग हो सकते हैं। ये तो ऊपर तो 4 कारक हमने ऐसे माने कि जैसे सूर्य की विकिरणों के मार्ग में कोई बाधा नहीं है, लेकिन बाधा वास्तव में होती है और उसके प्रभाव स्वरूप जो हमें सौर विकिरण प्राप्त होता है उसके कारक है पृथ्वी और इसके वायुमंडल में ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा का स्थानांतरण वायुमंडल में 3 तरह से हो सकता है। प्रथम, विकिरण के द्वारा रेडिएशन। वायुमंडल में प्रवेश करने वाले विकिरणें कुछ विशेष तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ लंबाई की होती हैं, कुछ विशेष लंबाई पर की पाई जाती हैं। परंतु सूर्य की लघु तरंग जो विकिरणें हैं वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित नहीं होती है, वो सीधे पृथ्वी तक पहुंच जाती है। सूर्य की विकिरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने में एक कारक सूर्य की विकिरणों का प्रकीर्णन भी हो सकता है। प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। इसका मतलब है कि वायुमंडल की गैसें और वायुमंडल में जो ठोस कण पाए जाते हैं जिनको एरोसोल कहते हैं, वो सौर विकिरण की दिशा में परिवर्तन कर देते हैं। तो जो विकिरण सीधी किसी स्थान पर पहुंचने वाली थी वो दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। यह प्रकीर्णन 2 प्रकार से हो सकता है। जब वायु के गैस के जो अणु हैं वो उनका आकार सौर विकिरण के वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य से छोटा होता है, तो वो रेले नामक वैज्ञानिक के बताए नियम के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार वो उसका स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन होती है, जो कहता है कि वायु के अपेक्षाकृत छोटे गैस कण अपने आकार से बड़े वेवलेंथ की सौर विकिरणों को सभी दिशाओं में फैला देते हैं। इसके प्रभाव से सौर विकिरण का नीला प्रकाश अधिक बिखर जाता है, जिससे दिन में नीला आकाश दिखाई पड़ता है। जब दूसरी स्थिति है जब जल की बूंदें एवं एरोसोल के कण जो वायुमंडल में है वो सौर विकिरण के तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ के आकार के ही होते हैं या उससे बड़े भी हो सकते हैं, तो अधिकांश प्रकाश आगे की ओर प्रकीर्णित हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। आगे की ओर जिस दिशा में प्रकाश की किरणें जा रही थी उस दिशा में ही बिखर जाता है। इसे माई नामक वैज्ञानिक ने ढूंढा, इसलिए उसको माई प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रदूषित वायुमंडल का जो ग्रे रंग है, धूसर रंग, वो इसी कारण बनता है। इसी प्रक्रिया से माई प्रकीर्णन की प्रक्रिया से वो उत्पन्न होता है। मेघ तथा हिममंडित धरातल के बीच सौर विकिरण बहुप्रकीर्णन या मल्टीपल स्कैटरिंग से भी प्रभावित होता है। इस दशा में वाइट आउट की कंडीशन विकसित हो जाती है, जिसमें क्षितिज और धरातल के स्वरूप जो कि सारे के सारे वाइट या श्वेत हो जाते हैं, उनमें अंतर करना कठिन हो जाता है। दूसरी प्रक्रिया है ऊष्मा के संचलन
की फैलने की वो है संचालन। सूर्य की गर्मी से पहले पृथ्वी गर्म होती है और उसके संपर्क की वायु भी कुछ हद तक गर्म होती है, लेकिन संचालन की प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण नहीं है वायुमंडल को गर्म करने में। तीसरी है संवहन। यह प्रक्रिया तरल तथा गैसीय पदार्थों में पाई जाती है। तरल तथा गैसीय पदार्थ खुद गति करके धाराएं उत्पन्न करते हैं, संवहनीय धाराएं, उससे वो पूरा गैसीय या तरल पदार्थ गर्म होता है संवहनीय धाराओं से। वायुमंडल में ऊष्मा स्थानांतरण का, ऊष्मा के फैलने का भी यह मुख्य माध्यम है। संवहन द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से होता है। सेंसिबल ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म होती हुई वायु के ऊपर उठने और मिश्रित होने से होता है। जो ऊष्मा हम सीधे प्रत्यक्षतः दिखाई पड़ती है वो वायु ऊपर उठ कर जाएगी और ऊपर मिश्रित होगी, तो उस प्रकार। दूसरा, पृथ्वी से गर्मी प्राप्त करके जो वायु की संवहनीय धाराएं बनती हैं, वो संवहन ऊष्मा का स्थानांतरण अप्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं। इसे गुप्त ऊष्मा के रूप में होता है। जो जल जब वाष्पीकृत होकर जल वाष्प में बदलता है तो उसमें अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है स्वरूप परिवर्तन करने में, जिसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। और जब ऐसे जल वाष्प ऊपर जाकर संघनित होते हैं ठंडे होने से, तो वो गुप्त ऊष्मा वापस बाहर निकलती है, जिसे संघनन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो इस प्रकार वायु की गर्मी संवहनीय धाराओं के माध्यम से दो प्रकार से नीचे से ऊपर पहुंच सकती है। एक जो प्रत्यक्ष ऊष्मा सेंसिबल ऊष्मा की, दूसरा गुप्त ऊष्मा की। अगला कारक है वायुमंडल का प्रभाव। सौर विकिरण लगभग पूर्ण रूप से लघु तरंगों में प्राप्त होती है। आती हुई सौर ऊर्जा का 18% ओजोन तथा जल वाष्प द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अवशोषित हो जाता है। इसलिए 0.285 माइक्रोमीटर से कम वेवलेंथ की सौर विकिरण कभी कभार ही 20 किलोमीटर से कम ऊंचाई के भाग तक पहुंच पाती है, अवशोषित ऊपर ही हो जाती है। धरातल पर पहुंचने वाली सौर विकिरण न्यूनतम 0.295 माइक्रोमीटर तरंग दैर्ध्य वाली वेवलेंथ वाली होती है। समता मंडल में मौजूद ओजोन पराबैंगनी विकिरण को लगभग पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है। सौर विकिरण का करीब 30% वायुमंडल, मेघ तथा पृथ्वी के धरातल द्वारा सीधे परावर्तित हो जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जो वायुमंडल में सौर विकिरणों के वितरण को प्रभावित कर सकती हैं। 70% सौर विकिरण ही पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म करने के लिए प्राप्त होते हैं, बाकी 30% तो सीधे ही परावर्तित हो चुके होते हैं। वायुमंडल को गर्म करने वाले अधिकांश ऊष्मा सेकेंड हैंड है, क्योंकि वो संवहनीय धाराओं के रूप में पृथ्वी से ऊपर पहुंचती है। पृथ्वी का धरातल गर्म होकर पार्थिव विकिरण के रूप में अपनी ऊष्मा को छोड़ता है, जो 3 माइक्रोमीटर से अधिक लंबाई की तरंगों के रूप में पाई जाती है। इस पार्थिव विकिरण के अधिकांश हिस्से को जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन अवशोषित करने में सक्षम है, जबकि बाकी विकिरण वायुमंडलीय खिड़कियों, जिसे एटमॉस्फेरिक विंडोज से कहते हैं, उसके माध्यम से अंतरिक्ष में छूट निकलती है। ये वायुमंडलीय खिड़कियाँ 8 से 13 माइक्रोमीटर की जो लंबाई की वेवलेंथ की पार्थिव विकिरण है उसके लिए उपलब्ध है। इतनी वेवलेंथ की जो विकिरण है वो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, उनको अवशोषित नहीं कर पाती है। मेघ और उनका प्रभाव भी वायुमंडल में सौर विकिरण के वितरण को प्रभावित करता है। पर्याप्त मोटाई के और पूर्ण रूप से ढके हुए बादल विकिरणों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अवरोध
का कार्य कर सकते हैं। वायुमंडल में मेघ या धरातल पर पाए जाने वाले हिम सूर्य की विकिरणों को सीधे परावर्तित कर देती है। उसको उसका जो अनुपात है, प्रतिशत है, उसको हम एल्बिडो या परावर्तन गुणांक भी कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के मेघ अलग अलग मात्रा में परावर्तन कर सकते हैं। हिम ज़्यादा मात्रा में परावर्तन करती है, रेत भी अधिक मात्रा में करती है, लेकिन घास के मैदान और वन अपेक्षाकृत कम मात्रा में परावर्तन करेंगे। अक्षांशों का प्रभाव भी पड़ता है। अक्षांशों की स्थिति, डे लाइट की अवधि, दिन में कितने घंटे सूर्य की रोशनी रहेगी, तथा सूर्य से आने वाली तिरछी विकिरणों द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को निर्धारित करती है। अक्षांश ये दो तरह के प्रभाव डालता है। उत्तरी ध्रुव के ऊपरी वायुमंडल में सौर विकिरण सर्वाधिक 21 जून को प्राप्त होता है, तथापि केवल इसका 30% भाग ही धरातल पर अवशोषित हो पाता है। सौर विकिरण की अक्षांशीय प्राप्ति की विशेष बात है कि अधिकतम तापमान भूमध्य रेखा पर न होकर कर्क और मकर रेखाओं पर पाया जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर से गुजरता सूर्य अपेक्षाकृत तीव्र गति से निकल जाता है, अधिक दिनों तक वहाँ नहीं रुक पाता है। परंतु जैसे जैसे कर्क व मकर रेखा की ओर जाता है, उसके आगे बढ़ने की दर कम होने लगती है। 6 डिग्री उत्तर से 6 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पतझड़ यानी कि ग्रीष्म काल के बाद शीतकाल से पहले जो आने वाला पतझड़ इक्विनॉक्स है, 23 सितंबर के आसपास का समय, उस दौरान सौर विकिरणें केवल 30 दिनों तक सीधे गिरती हैं। दूसरी ओर 7.5 डिग्री और 23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच सौर विकिरण सोल्स्टाइस की अवधि के दौरान 86 दिनों तक लगातार सीधे चमकती है, यानी कि 22 दिसंबर और 21 जून की अवधि में के दिनों को आसपास ज़्यादा मात्रा में सूर्य रुकता है और उससे ज़्यादा मात्रा में सौर विकिरण इसलिए प्राप्त होता है। भूमि तथा सागर का प्रभाव भी पड़ता है। जल प्राप्त ऊष्मा को संचित करने की प्रवृत्ति रखता है, वो उसको धारण कर सकता है बड़ी मात्रा में, जबकि भूमि उसे शीघ्रता से वायुमंडल में छोड़ने की प्रवृत्ति रखती है। सूर्य से प्राप्त विकिरण 60 डिग्री से अधिक कोण पर हो तो शांत जलीय धरातल से एल्बिडो मात्र 2 या 3% होता है, किंतु 15 डिग्री के आसपास सूर्य की किरणें अगर इस कोण पे आए तो आधे से अधिक विकिरण परावर्तित हो जाती है, एल्बिडो के रूप में चली जाती है। सागरीय जल की पारदर्शिता ऊष्मा के अधिकांश भाग यानी कि 90% से भी अधिक को अवशोषित कर लेती है। ऊंचाई तथा दिशा का प्रभाव भी पड़ता है। अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थानों के ऊपर वायुमंडल की परत की मोटाई कम हो जाती है, इसलिए सागर तल के निकट स्थित स्थानों की अपेक्षा अधिक ऊंचाई के भागों में अपेक्षाकृत अधिक सौर विकिरण सीधे तौर पर प्राप्त होते हैं। क्योंकि वायुमंडल पतला होता है इसलिए गर्मी ज़्यादा प्राप्त होगी, बहुत इतनी होती है वो सौर विकिरण। अक्षांशीय वृद्धि के साथ उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ढलानों पर अपेक्षाकृत विकिरण द्वारा कम तापमान ह्रास होता है, अपेक्षाकृत अधिक तापमान ह्रास होता है। उत्तरी ढलानें जो हैं उत्तरी गोलार्ध की, वो ज़्यादा तिरछी मात्रा में सौर विकिरणें प्राप्त करेंगी, जबकि दक्षिणी ढालें सूर्य के ज़्यादा प्रत्यक्ष सीधी होती है, इसलिए उन पर ज़्यादा तापमान पाया जाता है, ज़्यादा गर्मी रहती है। धरातल का रंग और धरातल का स्वरूप या प्रकार भी प्रभावित करता है। वनस्पति अगर हरा रंग हो तो सूर्यातप की कम मात्रा पृथ्वी का धरातल अवशोषित करेगा। लाल रंग की चट्टानें या लाल रंग का आवरण हो तो अधिक मात्रा में सूर्य की गर्मी अवशोषित होगी, जबकि श्वेत रंग की हिम हो या मरुस्थलीय रेत हो तो वो ज़्यादा परावर्तित करेगी, अवशोषित कम कर पाएगी,
सूर्य सौर विकिरणों को।